नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस कक्षा में। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। अलंकार और अलंकार में दोस्तों मैंने आपको बताया था अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने तीन अलंकार जो आते हैं वो बड़े ध्यानपूर्वक आपने पढ़े पिछली कक्षा में, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। अर्थालंकार की यदि बात करें तो अर्थालंकार में हमारे पास पांच मैंने आपको बताए थे। उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक, चौथा हमारे पास आ जाता है अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति। सबसे आसान अलंकार इसको कहा जाता है। और पांचवें नंबर पर होगा मानवीकरण। कौन सा? मानवीकरण। तो ये दोस्तों हमारे पास 9th क्लास का, जो सीबीएसई का 9th क्लास का हिंदी बी में जो अलंकार आने हैं वो अर्थालंकार में आपके पास उपमा से लेकर मानवीकरण तक है। बाकी और भी अर्थालंकार में है, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा इस क्लास का जो टॉपिक है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में क्या होता है? परिभाषा में मैंने आपको बताया था उपमा में कि जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था। जो साथी आज जुड़े हैं हमारे इस वीडियो के साथ उनसे मेरा निवेदन है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पुरानी पिछली वीडियो का जो है लिंक है, वहां से आप पिछला जो है टॉपिक पढ़ सकते हैं। वहां मैंने उपमा के बारे में जो है क्लियर कर रखा है। और जो चीज इसमें है उपमा में, वो चीज तीनों में कॉमन रहेगी, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो क्या रहता है इसमें भी? उपमेय उपमान है इसमें भी। तो इसकी परिभाषा होगी जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या पाई जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या पाई जाती है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। पहले में क्या था? उपमेय में उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही थी, उसमें कंपैरिजन हो रहा था। किंतु इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है उपमेय में उपमान की संभावना, तुलना नहीं है, संभावना पाई जा रही है। ठीक है। हो सकता है वैसा उसको प्रतीत हो रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हम एक उदाहरण देखेंगे। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब कवि क्या कहता है इस पंक्ति में? सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। किसी का सिर फट गया है और वहीं पर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अरुण रंग का, अरुण में होता है लाल, अरुण में क्या होता है? लाल। अरुण का मतलब होता है लाल, लाल रंग का घड़ा जो है वो फट गया है। क्योंकि जब सिर फटा तो उससे रुधिर बहा या खून निकला, तो कवि को जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें कैसे पता चल रहा है? सिर फट गया उसका वहीं, मानो, किससे पता चल रहा है? मानो, मानो अरुण रंग का घड़ा।
अब मानो यानी संभावना हो रही है, उसको प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्ण रंग का घड़ा, मानो से भी पता चल रहा है इसका, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये तो थी परिभाषा, ठीक है, ये परिभाषा थी हमारी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, इसका पहचान करने का तरीका क्या है, इसको पहचानने के लिए मानो, मनु, जानो, जनु और जो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वाचक शब्द है, ये सारे क्या है हमारे पास, वाचक शब्द, इनको क्या कहा जाता है, वाचक शब्द है। तो इन वाचक शब्दों के माध्यम से दोस्तों हम जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमने उपमा में वाचक शब्दों के माध्यम से आपको बताया था, सा, सी, से, सम, सरिस, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द यह भी 5 हैं, मानो, मनु, जानो, जनु और ज्यों। और ये मैंने इसके लिए लगाया है और ज्यों, इसको और को मत समझना आप लोग, ठीक है, ठीक है, मानो, मनु, जानो, जनु और ज्यों, तो ये 5 जो है वाचक शब्द हैं, इनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थात जहां भी पंक्ति में, कविताओं की पंक्ति में आपको ये 5 में से कोई भी आपको नजर आए, दिखे, तो समझ लेना कि ये कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। परिभाषा और पहचान, ये 2 चीजें आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम, पद्मावती, पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी, मनु फुलवारी सब चली आई, मनु फुलवारी सब चली आई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास एक दोहा है, मलिक मोहम्मद जैसी एक कवि हुए हैं हमारे, उनका एक महाकाव्य था पद्मावत, जो रानी पद्मावती के ऊपर उन्होंने लिखा था, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप लोगों को पता है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, कि रानी पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया, मनु फुलवारी सब चली आई। जब उसकी सखियां आ रही हैं तो उसको ऐसा लग रहा है मानो फुलवारी, फुलवारी में कोई बगीचा या बगिया जो है, फूलों की बगिया जो है वो चल करके आ रही हो। अब फूलों की बगिया क्यों कहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से वो जो है रंग बिरंगे फूल बगिया में खिले होते हैं, उसी प्रकार से उसकी जो सखियां हैं वो चटक रंग के, भांति भांति के जो रंग है, अलग अलग प्रकार के रंग जो है, चटकीले रंग जो है, वस्त्र जो है पहन करके वहां पर आई है, परिधान पहनकर वहां पर पधारी है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि पहचान किससे होगी हमारी, मनु से। तो मनु यहाँ पर हमने दिया है मनु, तो ये कौन से, किसका उदाहरण हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग, वेग में गति से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा, सागर जगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप इस दोहे को पढ़ करके आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उनको समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है, हम पहचान कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है सब बच्चे पारंगत नहीं है, सबको ये समझ नहीं आता कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो आपको दिक्कत आती है, समस्याएं आती है। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा आपको तरीका बता दिया है कि आपने वाचक शब्दों को याद रखना है। यदि आपको भली भांति वाचक शब्द अच्छे से याद हैं, फिर आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा।
अब देखिए, आपको पूरी पंक्तियों का भाव समझने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन यदि आप अकेले पढ़े, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, मानो, क्या आया है दोस्तों, मानो। तो मानो आपने देख लिया, तो इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद सुन ले। उस काल मारे क्रोध के, उस काल यानी उस समय, मारे क्रोध के यानी क्रोध के कारण, तनु कांपने उनका लगा, अर्जुन की बात हो रही है। ठीक है, तनु मैंने शरीर, तन जो है उनका कांपने लगा। क्रोध जब आता है, गुस्सा जब आता है, शरीर कांपना शुरू कर देता है, शरीर उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से। और कवि को लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा के वेग से, नहीं हवा की गति से, जब हवा की गति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है, तो सोता हुआ सागर जगा, यानी सागर जब बिल्कुल शांत होता है, जब हवा नहीं होती है और एकदम हवा जो है चल जाए, ज्यादा गति से चल जाए, तीव्र वेग से चल जाए, तो वो सागर में लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो है लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना आप, एक एक अलंकार हम हर क्लास में कर रहे हैं अपनी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।